नमस्कार, मैं हूं करमवीर। आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरूल रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, अल्लामा इकबाल की 4 लाइनें हैं जी। इरशाद। कि वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। वतन तेरी की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। बता। तेरी बर्बादियों के मसवरे हैं आसमानों में। वाह, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ओह, अल्लामा इकबाल ने बड़ा जबरदस्त जबरदस्त। उनको पता था कि कभी इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री होंगे कि जो देश का कबाड़ा करेंगे। हो रहा है, मतलब देश से लेकर विदेश तक हो रहा है। तो सर, आज 1 जून है और आज से कुछ बदलाव हो रहे हैं देश में, कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं। तो हमने सोचा सबसे पहले लोगों को जानकारी दे दी जाए, क्योंकि वो तो 5 किलो राशन और मोदी जी और राम मंदिर और सिंदूर और पता नहीं काका में बिजी हैं लोग, भक्त जितने हैं। तो आज से सर नियम ये बदल रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूएडीआई की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 14 जून 2025 तक अपना आधार डिटेल बूथ में बदलवाया जा सकता है, उसके बाद नहीं बदलवा पाएंगे। अच्छा। और जो लोग 14 जून के बाद अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट में बदलाव कराना चाहेंगे तो उन्हें ऑनलाइन कितनी मुद्दत है? ये कितने दिन की? 14 जून तक है सर। सिर्फ 14 जून, आज से लेके 14 हाँ, और 14 जून के बाद अगर आप कराएंगे तो ऑनलाइन पोर्टल पर 25 रुपए और ऑफलाइन मोड पर 50 रुपए। अब इसके साथ ही सर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ओवरनाइट म्यूचुअल फंड की कट ऑफ टाइमिंग में बदलाव करने जा रहा है। ये सब अमृत काल में हो रहा है सर। अमृत काल है ना। तो अब ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के लिए दोपहर 3 बजे और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसमें एक चीज क्लियर नहीं है जी कि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन 3 बजे तक। 3 बजे तक। हाँ, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी जैसे तक नहीं है, 3 बजे का समय है। मतलब 3 बजे, और ये अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो 7 बजे का समय, मतलब फिक्स है 7 बजे और 3 बजे। ठीक है, मतलब 7 बजे ऑन होगा तब एटीएम इस्तेमाल कर सकते। सर मुझे ऑनलाइन पेमेंट का क्या मतलब, यही तो हुआ। और सर एक चीज और है इसमें, डिजिटल पेमेंट होगा, कोई भी पेमेंट होगा तो ठीक 7 बजे आप करेंगे, बात खत्म। नहीं, लेकिन ये सर म्यूचुअल फंड की कट ऑफ मनी टाइमिंग पर है। अच्छा, हाँ, तो इसमें एक चीज है, लेकिन सर एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कहाँ होगी? जब आपने एग्जैक्ट टाइम कर दिया 7 बजे या 3 बजे, तो लाजमी बात है उसमें पूरा नेटवर्क पे सारा फोर्स होगा, तो नेटवर्क जाम होगा, प्रेशर हो जाएगा। तो लाजमी बात है कि बहुत सारे पेमेंट होंगे फेल हो जाएंगे। फेल ही नहीं होंगे बल्कि हैंग कर जाएगा सबका सिस्टम, सर्वर पूरा ठप हो जाएगा सर। क्योंकि एक साथ जब पूरा ट्रैफिक चलेगा। हाँ, देखिए टिकट लेने में जो वो करते हैं वो ऑनलाइन घंटा पहले वाला। जी तत्काल टिकट में यही होता है कि जिनके एजेंट जिससे पैसा मिला रहता है रेलवे को, उनका तो खूब चला कर नेट इतना तेज चलेगा कि उधर खुला, इधर उनका खट से हो गया। हम चलाते हैं तो चल रहा है, बस खाली चल रहा है, गोल गोल घूमेगा, पता चला कि सब सीट फुल हो और उसके बाद फेल आ जाएगा लिख के। इसके साथ एक चीज और होने जा रहा है। तो ये तो बेहतर नहीं है। अब सर मोदी जी हैं, वो सब वो जानते हैं, आप 3rd क्लास बीए पास हैं 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आप ढूंढ के लाए? हाँ, हम आज लाए, वो हमने एआई से पूछा। तो अभी तक तो कहा जा रहा है कि डिग्री लाओ। मोदी जी पढ़े रहा, उसमें भोजपुरी में उसने बताया, गुरु अंकल ने बढ़िया कि बीए 3rd डिवीजन 78 में पास हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से और 82 में परास्नातक हुए गुजरात यूनिवर्सिटी से। अब सर एक चीज और होने जा रहा है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 1 जून से पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट पेमेंट के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन में यूजर को यूपीआई ऐप में अंतिम लाभार्थी का बैंक नाम दिखाना होगा। अब मान लीजिए सर, हम लास्ट में 8 बजे गए और हमने दूध लिया सुबह चाय पीने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि दूध वाले का जिससे हमने लिया उसका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, तो क्या होगा सर? तो वो तो खाते के खाली संख्या को आप देते हैं ना, आप कहाँ से बैंक अकाउंट लाएंगे? अब इसमें बैंक का नाम दिखाना होगा। तो जो पेमेंट शो करेगा कि फला बैंक में ये पैसा जमा हुआ और यहाँ कटा जी, तो तो वो अपने आप शो करेगा बैंक जी। ऐसे कहाँ से आपने से आप कैसे लिख देंगे कि फला बैंक को हम दे? अब मोदी है तो मुमकिन है। आपका खाता संख्या का मतलब कि हमारे पास है, हमने यूं लगाया और हमने खट से पेमेंट कर दिया। हाँ, कल हो गया स्कैनर पर। अब सर इसके साथ एक और हो रहा है काम। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन रिस्पांस टाइम को 30 सेकंड से घटाकर 15 सेकंड करने का भी आदेश हो गया है।
इससे डिजिटल पेमेंट यूजर को तेज और बेहतर सर्विस मिलेगी। मतलब 30 सेकंड में होता था, पहले गोल गोल घूमता था जब आप स्कैन करते थे, अब वो 15 सेकंड में होगा। अरे वेरी गुड, ये तो अच्छा है। ये अच्छी चीज है। ये तो अच्छा है कि इतना कम समय लगे हाँ। आदमी का, 15 सेकंड तो अब इसके साथ सर बहुत राहत वाली बात है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी और सीएनजी गैस की कीमतों की समीक्षा होती है। इस बार भी 1 जून को कीमतों में बदलाव की संभावना है, यानी कि आज फिर घट पड़ सकता है। हाँ, आज और कल में कुछ हो सकता है। सवेरे जब आप अखबार खोलें तो एक मोदी जी का फोटो मिले, कोई विज्ञापन, और उसके साथ ये भी मिल जाए कि आपका घरेलू गैस या जो आपका व्यवसायिक गैस सिलेंडर है उसके दाम घट गए या बढ़ गए। अब आते हैं सर मुद्दे पे। तो ये भैया आपके लोगों के काम की चीजें थी जो हम लोगों ने बताया। अब इसमें से आप लोग देख लीजिए कि क्या आपके काम की चीज है क्या नहीं है। अभी आप कहानी तो सुना दीजिए। हाँ, आप कहानी सुना देते हैं। हमने तो कहा आपने काम की चीज बता कहानी दें। से भूमिका बनती है ना, कहानी- कहानी जब आप सुनाते हैं तो दिशा मिलती है दर्शकों को कि आप बताने क्या जा रहे हैं। कहानी सर हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, 5th में या 6th में, मुझे नहीं याद है इस समय। हो सकता है मोदी जी ने भी पढ़ा हो कि एक लड़का था, चरवाहा था, तो अपनी भेड़ बकरियां चराने जाता था जंगल में। तो था थोड़ा शैतान, तो वो अक्सर क्या चिल्लाता था, शोर मचाए कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ 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 मेरी भेड़ों, बचाओ मुझे, बचाओ। अच्छा। तो गांव वाले सब आ जाते थे। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, कई बार मतलब हुआ। तो गांव वाले कहे ये बड़ा दुष्ट है भाई, रोज झूठा झूठा चिल्लाता है। जब आते थे बचाने तो भेड़िया नहीं दिखता था, नहीं दिखता था। और ये हंसने लगता था। हाँ देखो, हमने मूर्ख बनाया, मूर्ख बड़ा बना मजा लिया, आया, बड़ा उल्लू मजा आया। बनाया, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया। तो गांव वाले बहुत त्रस्त हो गए अब गांव वालों ने फैसला कर लिया कि कि अब ये, चिल्लाना। हाँ अब मैं नहीं, हम लोग नहीं आएंगे। तो एक दिन सच में सर आ गया भेड़िया। हाँ जी, सच में। अब ये चिल्लाता रहा, इसकी 2-3 बचाओ भेड़े, बचाओ हाँ भेड़े, बचाओ बचाओ। भेड़िए उठा ले गए, इसको भी घायल कर दिया। तो चिल्लाता रहा, कोई नहीं आया। तो वही हालत हमारे देश की हो गई है। मोदी जी बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश खूब जा जाके परिधान बदल बदल के एक दिन में 3-3 4-4 बार खूब चिल्ला रहे हैं, मैंने पाकिस्तान का ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन दुनिया में सिर्फ 2 देश हैं, एक इजराइल, एक अफगानिस्तान, जिनकी कोई मान्यता नहीं है, जो खुद परेशान है। उनके अलावा इनके एक वो हैं। लेकिन बहरहाल उन लोगों ने नाम तो लिया। हाँ, 2 ने लिया, मदद का नाम तो लिया। मदद लिया। और सर एक मजेदार बात है, हमारा सबसे अच्छा मित्र रसिया, वो तक नहीं कायदे से खड़ा हुआ। और एक इनकी बड़ी अच्छी मित्र हैं इटली की, वो हैं मिलेनी, जिसे खूब हाथ वाथ मिला रहे थे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के, तो उन्होंने छुड़वाया था। उन्होंने भी इनका मदद नहीं किया। अच्छा, इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि बाकी देश ने जितने थे, यहाँ तक कि एशियन कंट्रीज में जो तो नेपाल, साउथ एशिया था, ये सब था, ये भी खामोश रहे, कुछ बोले नहीं, कुछ मतलब मदद के नाम पर कुछ नहीं, ऐसा उनका रुख दिखा। तो इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि क्या रहा होगा? हम आपसे सवाल करते हैं। सर देखिए, इसके पीछे जो मुझे मोटा मोटा समझ में आता है कि आप जैसा करोगे वैसा करोगे। इन्होंने किसी के साथ अच्छा किया नहीं है, इनका सब झूठ का गुब्बारा है। अमृतकाल इनका झूठ का गुब्बारा है। इनका चौथी इकोनॉमी बन गए, वो फर्जी है, फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है वो चौथी इकोनॉमी वाली बात। ये विश्वगुरु बन गए थे खाली फ्रॉड के चक्कर में। इनको गोदी मीडिया ने सिर्फ विश्वगुरु बनाया था। विदेश में सर, मेरी एक मित्र है, मेरी बात हो रही थी इंग्लैंड में कि भैया जब ये हमारे यहाँ 6-7 तारीख की दरमियानी रात ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद से लेके विदेशी मीडिया क्या लिख रहा है, तो उन्होंने बताया पूरे मतलब यूरोप में ये खाली एक खबर चल रही थी कि इनका राफेल गिराया गया, इसके अलावा कोई खबर नहीं चल रही। तो मानने को नहीं तैयार। नहीं तो सीडीएस अनिल चौहान ने मान तो लिया जाके। नहीं, आज माना है, ब्लूमबर्ग पे माना इंटरव्यू में, आज राइटर को बताया। ये खबर छपी है कि ब्लूमबर्ग को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन हालांकि बड़ा बचाव करके बोले हैं कि 4 नहीं 5 नहीं गिरे, पाकिस्तान का दावा झूठा है कि 5 गिरा है। लेकिन ये ना, अच्छा उसमें ये भी स्पष्ट उन्होंने नहीं किया देखिए चीन के उससे गिराया गया है। नहीं, वो सीडीएस है हमारे, तो उनका कहना नहीं सही भी था। उन्होंने जो कहा सही कहा, संयम के साथ कहा। बातें आपने कही सही कही है, लेकिन मुझे एक चीज ये लगती है करमवीर जी कि चीन जो पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी सरजमीन पर जाके, उसकी भूमि पर जाकर के जो अपना कॉरिडोर बना रहा है कारोबार के लिए जी, उसको लेकर रशिया अमेरिका सब चिंतित है। अरे सर आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, मुझे अचानक याद आया। और उसके ही भय से हमको लगता है कि किसी देश ने इस मामले में हाथ डालना उचित नहीं समझा, ऐसा मेरा मानना। आप सही कह रहे हैं। एक चीज हमें अचानक याद आया, आपने याद दिलाया।
जैसे हमने सिंधु जल संधि में सिंधु जो हमारी सिंधु नदी का पानी हमने पाकिस्तान के लिए रोका है, आज ही चीन ने सुबह मैं पढ़ रहा था सर, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने की चेतावनी दे दी है भारत को, आज ही दी है कि हम ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देंगे। आज ही दिया है चाइना ने, टिक फॉर टैक, कि अगर तुम पाकिस्तान का रोकोगे। लेकिन एक चीज देखिए किस बात को लेकर चेतावनी दी, कहा है उसने कि अगर तुमने सिंधु जल विवाद वाले मामले को लेकर जल्दी निपटारा नहीं किया और पानी नहीं खोला, तो हम ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देंगे। अच्छा, पाकिस्तान के फेवर में हाँ, बोल गया है। अब नेहरू, लेकिन आप ये बताओ ना कि चीन को लेकर के भारत आज तक कुछ बोला? विदेश मंत्री एक बार बोल रहे थे कि इतना ताकतवर है सर, आप चीन की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 11 बार 21 दिन में बोल चुके हैं कि मैंने सीज फायर किया। मोदी जी बोले, विदेश मंत्री बोले आज तक कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये इनकी हिम्मत नहीं है। ये आए हैं वहां पॉइंट बेकर वाले हैं, संघ प्रणाम सुबह, तो इनकी हिम्मत नहीं। ये खाली घर में, हम लोग की दादी कहती थी जब हम लोग छोटे थे, तो जैसे कहती थी शाम वाम को कि चले जाओ बाहर से उठा लो, तो हम कहते थे हमको डर लगता है, तो कहती थी घर भगवा हो, खाली बाहर भगवा नहीं हो। चलिए, जैसे में लगता भेड़िया आ गया। हाँ, तो ये घर भगवा है, ये घर के बाग है, ये घर में रहेंगे साफा वाफा बांध के, तब खूब दहाड़ेंगे सारे घर में शेर। हाँ, कि गोली मार दूंगा मैं जी। ये मुंह तोड़ जवाब दिया, और आज तक पुलवामा, अभी भी कह रहे तुम गोली मारोगे हम गोला बरसाएंगे। हाँ, गोल भाई तुकबंदी देखिए, अगर आप तुकबंदी कराना है, ये नहीं करेंगे 140 करोड़ जनता कह रही है, ठीक है, कहना चाहिए, लेकिन उसका इतना प्रचार, भाई देखिए, आप अपनी रणनीति किसी भी विरोधी के सामने बयान नहीं करते कि तुम्हें कैसे मारेंगे। सेना शांत रहती है, सेना जनता को थोड़ी बताती है कि हम कैसे गोला मार जाए। ये तो पॉलिटिकल नेट पर हो रहा है ना कि हमने ये कर दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर सकते हैं। अरे हमें बताना ही नहीं चाहिए कि सारी बातें तो टीवी के जरिए। अरे हमारे विदेश मंत्री खुद कहे कि हमने जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया उससे पहले पाकिस्तान को बता दिया था। तो ये तो गलत होता है ना, तो इससे तो विरोधी चेत जाता है, तभी तो उसने गिराया। तो जब चाहे जेट गिराया, राफेल गिराया, आप अपनी बात गिराया। देखिए, किसी को धमकाना इशारे में और बात होती है और बार बार उसको दोहराना और बात होती है। अब सर आते हैं मुद्दे पर। जी, अब आइए। अब इस समय सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है और सबसे बड़ा हिंदुत्व का ध्वजावाहक कौन है, इसका कंपटीशन चल रहा है। इस कंपटीशन में मुझे जो समझ में आता है, 3 मुख्यमंत्री तो सबसे आगे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अब महाराष्ट्र में एक नया अजब गजब फरमान आया है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो ग्रीष्मकालीन अवकाश में बंद है, खाली वही है कोर्ट बैठेगी जो ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय बैठती है। तो महाराष्ट्र में बकरीद तक मंडियों में नहीं लगेगा पशु मेला, गौ सेवा आयोग ने किया है आदेश, फरमान जारी। और 7 जून को सर बकरीद है, और 3 से 8 जून तक सभी कृषि उपज मंडी समितियों को ये कहा गया है कि पशु हाट ना लगाया जाए। अब सर मुझे मोटा मोटा समझ में ये नहीं आया, 3 चीज आप बताइए सर, इस पर रोशनी डालिएगा। एक तो गौ सेवा आयोग और बकरीद का क्या कनेक्शन है? बकरा, हमारे घर से जो बकरा होता है, ना उसकी नानी है गाय, ना मौसी है, ना चाची है, ना बुआ है, ना ताई है, ना दादी है बकरी की। दूसरा सर, ये 3 जून से 8 जून तक के लिए का है, 7 को बकरा ईद है। तीसरा सर, ये बताते हैं या मोदी जी दुनिया किसी भी देश में जाते हैं तो वहां सावरकर और गोडसे की मूर्ति नहीं मिलती है, गांधी जी की मूर्ति मिलती है। और ये जाके वहीं पूरा पैलगी करते हैं, गांधी जी को लंबा लंबा उपदेश देते हैं गांधी जी पे। गांधी जी को तो बकरी का दूध पसंद था, आवाज का गांधीवादी नेता पूरा पूरा बकरा खा जाता है सर। तो क्या कहेंगे सर? अब देखिए, एक बात हमको आप ये बताइए कि बकरीद जो है जी, वो मुसलमानों का वो त्योहार है जो इस्लामी उसमें बहुत महत्व रखता है। ये कुर्बानी दी गई थी। आपको थोड़ा सा रोशनी डाल दे कि बकरीद क्यों मनाई जाती है। अल्लाह के पैगंबर है, यानी दूध जिसको कहते हैं कि अल्लाह ने, जैसे मानता है आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, इस्लाम में भी है कि हजरत इब्राहिम, हजरत आदम से दुनिया बनी, पहले पैगंबर हुआ, तो अब उसके बाद एक पैगंबर है, उनका नाम हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम को 3 बार लगातार अल्लाह के वो भेजे गए दूत हैं कि जाओ लोगों में इंसानियत और उनकी मदद करो। उनको एक दिन ये आया था कि अब उनकी भी परीक्षा शुरू हुई, ईश्वर ने लेना शुरू किया। अब परीक्षा ही कहा जाएगा इसलिए कि उनको पता तो है नहीं, जब रात में सोए तो उन्होंने देखा कि हमको
ये हुक्म हो रहा है कि ऐ इब्राहिम, इब्राहिम नाम है, हजरत इब्राहिम नाम, तुम अपने बेटे की कुर्बानी दे दो, यानी अल्लाह की राह में बलि दे दो जी, बेटे की, सगे बेटे की। एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 3 दिन लगातार देखा तो विचलित हो गए जी, और कहा, बेटे को बताया कि ये मैं देख रहा हूँ, इसमें अल्लाह की क्या मर्जी छिपी है, क्यों मुझे ये बार बार आ रहा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहा हूँ, कुर्बान कर रहा हूँ। तो ये पूरा वाकया हुआ। तो जब अपने नबी को अल्लाह ने देखा, अपने दूत को, कि ये हमारे इस दिखाए ख्वाब पर भी ये कर सकता है, हमारी आज्ञा का पालन, तो अल्लाह ने वहां एक दुम्बा भेज दिया था फरिश्ते के जरिए। हजरत इब्राहिम इस्माइल किनारे हो गए। जब ज़िबा किया तो छुरी को हुक्म हो रहा है कि न चल, ये चला रहे हैं कि नहीं। जब दुम्बा आ गया है, फरिश्ता हजरत इस्माइल को हटा दिया वहां से, उनकी जगह दुम्बा रख दिया, तब ज़िबा हुई। अब जब ये समझे ज़िबा हो गया तो ये समझे कि बेटे की राह में, अल्लाह की राह में बेटे को कुर्बान कर दिया। जब आके पट्टी खोली तो देखा इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे, और फरिश्तों ने आके कहा, बताया कि इब्राहिम, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि तुम उसके इम्तिहान में किया है, अपनी सबसे अजीज चीज को कुर्बान कर सकते हो। नहीं, कुर्बानी क्या है? सबसे अजीज चीज। तो वो उसी दिन से ये मुसलमानों में सुन्नत हो गई, माना जाने लगा कि ये कुर्बानी वाजिब हो गई हर मुसलमान पर। हम पता है सर, हिंदू धर्म में भी होता है, जैसे कामाख्या पीठ में भी कुर्बानी दी जाती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे पास साक्ष्य है इस बात के, वो जो पंडित जी है उनसे मेरी बहुत अच्छी मित्रता है, कि भाजपा के कई बड़े नेता, यहाँ तक कि मोटा भाई से लेकर मोदी जी तक, ये विशेष तौर पे रोज कुर्बानी करवाते हैं। वहां मतलब बहुत कुछ होता है कि भाजपा सरकार बची रहे, इसके मतलब ऑथेंटिक है, प्रूफ है। अब आप बताइए कि इसको कैसे कोई रोक सकता है? आते हैं सर, कल हम लोग एक डिस्कस किए थे अब्बास अंसारी की विधायकी वाले पे। कल एक खबर हम लोग को गोदी मीडिया मिली थी, इस पे हम लोग डिस्कस भी किए थे। उसमें कहा गया था कि उनकी विधायकी नहीं जाएगी। अब पता चला अब उनकी विधायकी चली गई है, अब इस सीट पे चुनाव होगा, क्या कहेंगे? अब देखिए, विधायकी कल तक तो उनकी कैसे बची हुई थी नहीं समझ में आ रहा, तो उसने या तो खबर गलत लिख दी थी, हाँ, या आदेश ठीक से नहीं पढ़ पाया था। और एक चीज और है सर, अब क्या उनको सुहेलदेव समाज पार्टी देगी टिकट, राजभर देंगे कि उनको निर्दलीय? ये भी एक सवाल है। टेक्निकल चीज है, योगी जी का मामला है। यही है कि जब सुहेलदेव भाजपा पार्टी जो थी, भारतीय समाज सुहेलदेव समाज पार्टी, तब सपा के गठबंधन में थी, सुभाषपा, तो उस वक्त इनको अब्बास अंसारी को उससे टिकट मिल गया था, मुंह से लड़ गए थे ये। अब ये इनकी जो सदस्यता गई है, तो इस समय तो वो बीजेपी के गठबंधन में है जी। तो ये भी आपने बहुत सही बात कही कि अब वो टिकट देंगे भी कि नहीं दिया, निर्दलीय लड़ना पड़ेगा इनको अगर चुनाव होता है। और वो भी अगर ये हाई कोर्ट से स्टे हुआ तब, जो सदस्यता तो गई है तो हाई कोर्ट जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये सजा ज्यादा हो गई है या कम है, जो भी है, तो उस हिसाब से अगर इनके सजा पर रोक लगती है तो विधायकी बची रहेगी। और अगर मान लीजिए चुनाव का भी हुआ तो अब ये तो पार्टी देगी नहीं इनको टिकट। अब सर, आज एक समाचार और मिला कि एक थे वाल्मीकि थापर, जो टाइगर मैन कहे जाते थे, टाइगरों के लिए उन्होंने बहुत काम किया था देश में, और 1952 में इनका जन्म हुआ था। ये सर रोमिला थापर और करण थापर के रिश्तेदार हैं, जिन्होंने मोदी को पानी पिला दिया था इंटरव्यू में, आपको याद होगा। करण थापर, अच्छा, वो सीनियर जर्नलिस्ट, ये उनके रिश्तेदार हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति थे। उनका निधन हो गया वाल्मीकि थापर जी का। अब सर आते हैं सीडीएस अनिल चौहान से, जो ब्लूमबर्ग टीवी ने इंटरव्यू लिया, उसमें 1 मिनट 5 सेकंड का एक हिस्सा अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट भी किया ब्लूमबर्ग ने। उन्होंने 2 को दिया था इंटरव्यू, राइटर को दिया था, ब्लूमबर्ग को। क्योंकि हमारे देश में तो जो गोदी मीडिया है उसने सवाल पूछना बंद कर दिया है, वो तो चरण चुंबक है। तो उनको है कि साहब अगर तुमने पूछा नौकरी गई, हाँ, काम धंधा तुम्हारा बंद हुआ, हाँ बिल्कुल, यहाँ तो तुरंत काम लग जाता है सर, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो सर उन्होंने साफ कहा कि हाँ हमारे कुछ जेट गिरे, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट नहीं कहा। जरूरी, उन्होंने ये कहा कि जरूरी ये बात है कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि हाँ पहले दिन हमको ये बात हुई थी, जेट गिरना बात नहीं है, महत्व ये है महत्वपूर्ण कि क्यों गिरा। हाँ, उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि हम अपनी टेक्निकल गलतियां जान पाए, हमने उसे सुधारा और फिर उसके 2 दिन बाद उसे लागू किया। इसके बाद हमने अपने सभी जेट उड़ाए और लंबी दूरी के ठिकानों को निशाना बनाया। इससे सर एक चीज मुझे जो मोटा मोटा समझ में आता है,
जो ये मोदी जी ने सीज फायर किया, अब जो मेरी बुद्धि कहती है, हो सकता है मैं गलत, अनिल चौहान कह रहे हैं कि हमने उसके 2 दिन बाद उसे लागू किया और लंबी दूरी के ठिकानों को निशाना बनाया। यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग की टैक्टिस थी कि हम नजदीक वाले ठिकानों को अपना बना रहे थे निशाना, जैसे हमने किया था जब ऑपरेशन बालाकोट हुआ था तो हम नजदीक पीओके तक खाली गए थे। जो इस बार हम गए पीओके के अलावा पंजाब प्रांत में भी, पाकिस्तान का पंजाब, जो ही गोदी मीडिया कराची और इस्लामाबाद चिल्ला रहे थे गधे, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि यानी कि जो चाइना का वो जो क्या कहते हैं राडार रहा होगा या उनका जो भी ड्रोन रहा होगा, वो लंबी दूरी वालों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन नजदीक वालों को कर पा रहा होगा। तभी जो हमारे राफेल या जेट जो भी गिरे हो या ना गिरे हो, इसकी पुष्टि ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, तो यानी कि वो निशाना बने। यानी कि अनिल चौहान के मुताबिक जब हम लॉन्ग रेंज पे जाते हैं तब हम बच गए, शॉर्ट रेंज में हम फंसे। तो हमें ये लग रहा है सर कि जो मोदी जी ने सीज फायर किया और बताते हैं डीजीएमओ की, अरे डीजीएमओ क्या हैसियत होती है भाई, प्राइम मिनिस्टर बात करता है। 1999 में आपको याद होगा, बगैर सरकार की मर्जी के आपका जो है वो डीजीएमओ बात कर लेगा, ऑफिसर बात कर लेगा बगैर सरकार को पूछे। 99 कारगिल आपको याद होगा सर। तो हमें लग रहा है कि इनको ट्रम्प ताऊ ने बता दिया था कि बेटा अगर तुम ज्यादा लंबा खींचोगे तो तुम जो हीरो बने हो ना वहाँ सदरी वदरी पहन के देश में छच्छा रहे हो, तुम छच्छा भी नहीं पाओगे, जनता तुमको दौड़ा लेगी लेके सतुआ पिसान। बंद कर दो। हाँ बंद कर दो, तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम अपना भी बचाए रखो हमारा भी बचा के रखो। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है। चौहान साहब ने बातें बताई हैं जी जेट गिरने की या लड़ाकू विमान के बारे में जी, तो इसमें इतना दिन निकल गया, लगातार ये सवाल किया जा रहा था, विपक्ष कर ही रहा था, खासकर राहुल गांधी बार बार कह रहे थे जी। और खड़गे साहब भी कह रहे थे कि आज तो खड़गे का बयान भी छपा है कि अब तो बुला लो ज्वाइंट पार्लियामेंट, तो बताओगे कैसे क्या हुआ था। 99 में आपको याद होगा सर, जब कारगिल हुआ था तो अटल जी ने एक समिति बनाई थी जिसने 4 महीने बाद पूरा विस्तृत 5 महीने बाद रिपोर्ट दी थी। इन्होंने तो वो भी नहीं बनाना तो ये देखिए यहाँ मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ ये अपने अधिकारियों को संकेत दे रहे हैं कि तुम लोग धीरे धीरे कुछ कुछ बता दो, थोड़ा ताकि ये रहे। हाँ, और ताकि जब ये पूरा विपक्ष हमसे खड़ा होकर सवाल करे क्या आप बता नहीं रहे कि क्या गिरा था और क्या पड़ा था, क्या नुकसान हुआ, विपक्ष को देशद्रोही बता दो। नहीं तब ये कह देंगे बता तो दिया चौहान ने। अब राहुल गांधी को देशद्रोही बता तो रहे कि जो राहुल गांधी पूछ रहे कितने राफेल गिरे तो उसको उनको देशद्रोही बता रहे, और सुब्रमण्यम स्वामी पे छू निकल लेंगे उनको नहीं बोल पा रहे। वो तो सीधे कहते हैं कि उल्टा सीधा सबको बताने लगते हैं। तो मतलब हमारे सीडीएस हैं अनिल चौहान, उनको ये 2 रुपए के ट्रोलर ये उनको ट्रोल कर रहे हैं। इतनी बड़ी फौज जिनको सैटेलाइट का स्पेलिंग लिखना नहीं आता है, जिम्मेदार अफसर, उसको तुम ट्रोल करोगे। हाँ 2 रुपए ट्रोलर है सर, एक ट्रोलर मिला हमको सुबह, उसको मैंने खूब हौंका इसीलिए ट्विटर पे, उसको सैटेलाइट की स्पेलिंग लिखना नहीं आता है और वो बता रहा है कि अनिल चौहान जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। अरे भैया तुम्हारे जो फेंकू हैं प्रधानमंत्री, अंग्रेजी उससे अच्छी समझ, मैंने उसको सुबह हौंका है कायदे से, जैसे मोदी जी भी हौंका शब्द यूज करते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हमने उसको हौंका कि तुम्हारे जो प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ते हैं और 3rd डिवीजन BA पास हैं, तुम तो कम से कम ऐसी बात न करो। तो बहुत प्यार से पूरा कह रहे थे दीदी हो दीदी। हाँ तो अब उनको दीदी दादा सब याद आएंगे। अभी कुछ दिन रुके रहिए, हम सर 1.5 साल से कह रहे हैं कि गुरु जो है ग्रह जो है इस समय अतिचारी है भारत के लिए। नवंबर तक है, नवंबर तक में इनको नानी नेनोरे रास्ता याद आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी को हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल से बहुत प्यार है, क्योंकि जब वो गए उन्होंने दीदी उनको हर उस जगह से प्यार होता है जहाँ चुनाव होता है। उनको इस समय बिहार से प्यार है, उनको इस समय पश्चिम बंगाल से प्यार है और उनको इस समय केरला से प्यार है। शशि थरूर को बिल्कुल वो गोदी में लिए, वो पहले आता था, हम लोग छोटे थे तो बोनी का एक वो निप्पल चूस आता था, शहद डाल के हम लोग को छोटे छोटे थे कि रोए ना, तो इस समय शशि थरूर को उन्होंने दे रखा है विदेश में, लेमन चूस रहे हैं शशि थरूर। तो आज के लिए इतना ही, आपके कोई सुझाव हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद।